मैं माधुरी। मेरा नाम मेरी नानी जी ने मधुबाला रखा। स्कूल गई तो सब मुझे कान का बाला कहकर चिढ़ाने लगे। फिर मैं मधुबाला से मधु बन गई। मेरे पापा मुझे माधुरी कहकर बुलाते थे। नाम के इस सफ़र में मैं भूल ही गई कि मैं कौन हूँ, मधु, माधुरी या मधुबाला। जिंदगी कब किस मोड़ पर क्या रंग दिखाएगी ये किसी को नहीं पता। बहुत लड़ी हूँ अपने आप से, घर से, पति की उपेक्षा से, समाज से। और एक दिन जब इन सब की इंतहा हो गई तो मैं सब छोड़ छाड़ कर चली आई यहाँ, इस अनजाने शहर मुंबई में, अपने सपनों को तलाशने। बचपन से मेरी रुचि अभिनय, सिंगिंग व लेखन में थी, लेकिन जल्दी शादी और ससुराल के माहौल में सब भूल गई। घर के लोगों का ख्याल रखना, घर संभालना, बस यही था मेरी जिंदगी का हिस्सा। घर में नौकरानी से ज़्यादा कोई अहमियत न थी। आर्थिक तंगी के चलते मैंने एक स्कूल में नौकरी कर ली, पैसे कमाने लगी तो स्थिति थोड़ी बेहतर हुई। वहीं से मैंने थिएटर ज्वाइन किया और थिएटर के माध्यम से अपने सपनों को साकार करने के सपने देखने लगी। बड़ी जद्दोजहद हुई घर में मेरे अभिनय के फैसले से। सभी नाराज, उबलते चेहरे, जलती आंखें, ताने मारती जबान। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मर्दों के गले में बाहें डालकर चलेगी अब तो। रंडी बनने का शौक जो चराया है महारानी को, अब तो अपने हुस्न का जलवा सारी दुनिया को दिखाएगी। जरा सा रंग रूप क्या मिल गया कि अपने आप को हेमा मालिनी समझने लगी। पल भर में मेरे चरित्र की पूरी रामायण लिख डाली। बहुत कुछ सहा, बहुत कुछ झेला। जीवन नर्क बनकर रह गया था। पति, बच्चों के ताने, अपने सिर्फ कहने के लिए अपने थे। अच्छी तरह याद है, मैसेंजर में अच्छे से की गई सारी बातें, हर बात जाने अनजाने मुझे उनसे जोड़ रही थी। कभी कभार गुड मॉर्निंग गुड नाइट का मैसेज हो जाता। फिर एक दिन अचानक से मैंने मैसेंजर पर अक्षत का मैसेज देखा। मैसेज था, मेरी फिल्म में काम करेंगी। इतना पढ़ते ही मेरी खुशी का ठिकाना न रहा, पर मैं घर वालों के डर के कारण चाह कर भी कोई जवाब नहीं दे पाई। दिन गुजरते गए। फिर मकर संक्रांति पर मैंने सबको हैप्पी मकर संक्रांति का मैसेज किया, अक्षत को भी किया। उधर से रिप्लाई आया कि आप बहुत लकी हैं मेरे लिए। मेरी कुछ समझ में नहीं आया। मैं अक्षत के बारे में कुछ गलत सोचने लगी और जो कभी कभार मैसेज हो जाता था वो बंद हो गया। फिर एक दिन उनका मैसेज आया कि आपने कुछ बताया नहीं फिल्म में काम करने के बारे में। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं, काम के लिए हाँ बोलूं या ना। माँ जगदम्बा का नाम लेते हुए मैंने हाँ बोल दिया। जीवन में कुछ करने का, कुछ बनने का ही तो सपना देखा था, और आज ऊपर वाले ने जब वो मौका दिया है तो उसे कैसे छोड़ दूं। अक्षत का मिलना, फिल्म में काम करना, ये सब ऊपर वाले की ही कृपा थी। मैं मुंबई आ गई, उनसे मिली, बात की। जैसा मैंने उनके बारे में सोचा था उससे बिल्कुल अलग। खुश मिजाज, मेहनती, जो ठान ले उसे पूरा करके ही दम मारना। बड़ों के साथ बड़े बन जाते और बच्चों के साथ बच्चे। बड़ों का सम्मान करना तो उनके रोम रोम में बसा था। बच्चों से तो बहुत ही प्यार करते, चाहे किसी का बच्चा हो, बिना बोले रह ही ना पाते। क्या क्या अक्षाइयाँ थी उनके अंदर, गिनाना शायद मुश्किल होगा मेरे लिए। पहली मुलाकात में ही काफ़ी हद तक जो डर था वो निकल गया था। शूटिंग शुरू हुई, हम दोनों अपने अपने काम में व्यस्त। सेट पर जब कभी आते तो सभी उनसे अपनी अपनी प्रॉब्लम सुनाते। वो पल भर में सबकी समस्या सुनते और समाधान भी कर देते, जैसे हर समस्या का समाधान था उनके पास। उनकी सहजता, सरलता और सौम्यता अद्भुत थी। छोटी छोटी खुशियों को भी सबके साथ बांटना चाहते। शूटिंग के दौरान अक्षत का बर्थडे पड़ा। सेट पर सभी ने बर्थडे विश किया, मैंने भी किया। उनके उदास चेहरे को देखकर मैं ना चाहते हुए भी पूछ पड़ी, शायद आप अपनी फैमिली को मिस कर रहे हैं। ये सुनकर भी जैसे मेरी बात को अनसुना कर रहे थे। फिर मैंने कहा, क्या बात है, आप कुछ बोले नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे वो सब कुछ बताना चाह रहे हैं पर बोल नहीं पा रहे। उनके चेहरे पर जो दर्द की लकीरें थी वो बहुत कुछ बयां कर रही थी। ना चाहते हुए भी मैंने कहा कि आप अगर चाहें तो अपनी हर बात मुझसे शेयर कर सकते हैं।
इतना सुनते ही उनकी आंखों में आंसू छलक पड़े। ऐसा लग रहा था जैसे एक लंबे अरसे के बाद कोई अपना मिला है जिससे वो अपनी बात कह सकते थे। उस दिन सब वहाँ मौजूद थे। शायद इसलिए बस वो इतना ही बोले कि फैमिली मेरे साथ नहीं रहती है। उनकी आंखों में जो दर्द था, चेहरे का जो भाव था, शायद वो बिना बोले ही बहुत कुछ बता रहा था। उस दिन सारी रात मैं यही सोचती रही कि ईश्वर की क्या विडंबना है। एक के साथ कहने के लिए तो परिवार है, पर सबके होते हुए वो अकेली है और एक को परिवार ने छोड़ दिया। मन में तरह तरह के विचार आ रहे थे कि आखिर ऐसी क्या बात है कि फैमिली साथ नहीं है। क्योंकि इतने समय में मैंने जो उनको देखा समझा था, शायद वो चीज़ें बहुत कम लोगों के पास होती हैं। ऐसे हीरे जैसे इंसान को कोई कैसे अकेला छोड़ सकता है। अगले दिन फिर सेट पर पहुंची और अपने काम पर लग गई, पर निगाहें कहीं ना कहीं अक्षत को ढूंढ रही थी। मैं उनकी लाइफ के बारे में सब कुछ जानना चाहती थी। मैं मौका ढूंढ रही थी कि कब उनसे बात करूं और जानूं उनकी लाइफ के बारे में। पर सेट पर इतना समय कहाँ होता था कि आप अपनी बात कर लें। वो दिन भी यूं ही खाली निकल गया और मेरे मन में उठने वाले प्रश्न प्रश्न बनकर ही रह गए। अगले दिन फिर अगले दिन मेरा सीन नहीं था, पर मैं सेट पर पहुंची। अक्षत से बस गुड मॉर्निंग हुआ। वो बोले, आज आप फ्री हैं क्या? मैं बोली हाँ। रूम में अकेली क्या करती, इसलिए यहाँ चली आई। वो बोले, अरे मुंबई घूम लेती, बड़ा अच्छा शहर है। हर कोई यहाँ अपने सपने लेकर आता है। किसी के सपने जल्दी पूरे होते हैं तो किसी के देर से, लेकिन यहाँ रहकर कोई सपने देखना नहीं छोड़ता। ये बोलते हुए मैंने देखा कि शायद वो भी इस माया नगरी में अपने सपने को तलाशने आए थे। मैं भी तो आई हूँ यहाँ अपने सपनों को तलाशने, उन्हें पूरा करने। घर से जिस लिए निकली हूँ वो कर पाऊंगी या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। वो हमें मुंबई की कुछ खास जगह दिखाने ले गए। सिद्धिविनायक मंदिर, मुंबा देवी, जुहू बीच। जुहू बीच पहुंचते पहुंचते मैं बहुत थक गई थी। वहां पहुंचकर मैं रेत में बैठ गई और जो प्रश्न मेरे मन में अधूरे थे, उन्हीं को जानने की उत्सुकता लिए मैं उनकी बीती जिंदगी को कुरेदने लगी। फिर उन्होंने अपने बारे में जो बताया, उसे सुनकर तो पत्थर भी पिघल जाए। अक्षत ने कहा कि अगर आप जानना ही चाहती हैं मेरे बारे में तो सुनिए। आज से लगभग 25 वर्ष पहले मैं एक सपना लेकर मुंबई आया था। उसे पूरा करने के लिए दिन रात एक कर दिया, पर संजना संजना का नाम लेते ही वो रुक गए। मैंने कहा, आगे बोलिए, रुक क्यों गए? संजना कौन है? संजना संजना मेरा प्यार, मेरी जिंदगी थी वो। उसे पाना मेरे जीवन का सपना था। मेरा परिवार नहीं चाहता था कि उससे शादी हो। आखिरकार काफ़ी जद्दोजहद के बाद मेरी शादी संजना से हो गई। अभी 6 महीने ही शादी के बीते थे कि वो मुझसे ज़िद करने लगी कि मैं भी तुम्हारे साथ मुंबई चलूँगी, आपके साथ ही रहूँगी। मैं भी तो उससे दूर नहीं रहना चाहता था। मैं उसे मुंबई लेकर आ गया। रात में नाइट ड्यूटी करता और दिन में फिल्मों के लिए स्ट्रगल। धीरे धीरे परिवार की जिम्मेदारियां बढ़ती गईं और मैं भूल गया उन सपनों को जिसके लिए मैं अपने माँ बाप, भाई बहन सब को छोड़कर आया था। मैंने पूछा, आपके बच्चे? उन्होंने बताया कि मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। बेटी का नाम लेते ही वो फिर इमोशनल हो गए। बेटी को मैं डॉक्टर बनाना चाहता था, जो कभी मेरा सपना था। मैं तो डॉक्टर नहीं बन पाया, पर बेटी को डॉक्टर बनाने के लिए मैंने दिन रात मेहनत की। शुरू से उसे अच्छे स्कूल कॉलेज में पढ़ाया, मुंबई की मेडिकल की सबसे अच्छी कोचिंग कराई। ये सब करने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। कभी कभी खाना भी नसीब नहीं होता था। बड़ा पाव खाकर ही गुजारा करना पड़ता था। रात दिन बस काम ही काम, न खाने का होश, न सोने का टाइम। बस एक ही जुनून था, बेटी को डॉक्टर बनाना। अथक परिश्रम करने के बाद मैं सफल हो गया, लेकिन उसी दौरान मेरा काम बंद होने लगा। पैसों की तंगी के चलते हर दिन घर में क्लेश होता रहता। मेरी पत्नी अक्सर बोलती कि जिस दिन मेरे बच्चे पढ़ लिख गए उस दिन मैं तुमको छोड़ दूंगी। मैं सोचता ऐसे ही बोलती है। मैं नहीं जानता था कि आखिर सबके मन में क्या चल रहा है। मेरी आर्थिक स्थिति खराब होती गई, उसके साथ ही बीवी बच्चों का रुख मेरे लिए खराब होता गया। हर बात पर ताना। अब क्या बताऊं, क्या क्या हुआ मेरे साथ। बस आप ये समझिए कि घर में मैं वेस्ट मटेरियल बनकर रह गया। सब अंदर कमरे में होते और मैं बाहर हॉल में
सोफे पर। किसी को मुझसे कोई मतलब न था। जिनके सपनों को पूरा करने के लिए मैं अपने सपनों को भूल गया, आज वही मेरी उपेक्षा करने लगे। दिन का दिन स्थितियां खराब होती गईं। मैं आत्महत्या का विकल्प चुनने लगा। अकेले लेटता तो बस सीलिंग फैन देखता। फिर मैंने सोचा, आत्महत्या तो बुज़दिलों का काम है। मैं फिर से अपनी मंजिल की तलाश में बढ़ूंगा और पाकर रहूंगा। यदि मैं इनको पाल सकता हूँ, इनके सपने पूरे कर सकता हूँ, तो क्या खुद को नहीं पाल सकता? खुद के सपने नहीं पूरे कर सकता? मैं अचानक से पूछ बैठी, और आपकी पत्नी? पत्नी? इतना कहकर वो अजीब सी एक दर्द भरी हंसी हंस पड़े और बोले, उसने तो मुझे यूज किया और कुछ नहीं। यदि वो मेरे साथ होती तो शायद मैं यूं न टूटता, पर वो तो स्वार्थी निकली। जब उसके बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो गए और मैं डगमगाने लगा, तो वो मेरा साथ छोड़कर अपने बच्चों के साथ मुझे छोड़कर चली गई, क्योंकि अब मैं उसकी ज़रूरतों को पूरा करने में समर्थ न था। धोखेबाज निकली वो, मुझे अकेला छोड़ गए सब। सोचा होगा कि पागल हो जाएगा, लेकिन मैं पागल नहीं हुआ। आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ, जिंदगी को फिर से ढूंढ रहा हूँ, खड़े होने की कोशिश कर रहा हूँ और उसमें सफल भी होऊंगा, यदि आप साथ दें तो। मैंने कहा, मैं कुछ समझी नहीं। वो बोले, हम दोनों एक अच्छे दोस्त बनकर जीवन के सफ़र को तय करेंगे, अपने सपनों को पूरा करेंगे। इस अनजान शहर में मुझे भी किसी सच्चे दोस्त की ज़रूरत थी। मेरी मूक सहमति पाकर वो बहुत खुश हुए। मैं भी तो जीवन में किसी ऐसे का साथ चाहती थी जो मुझे समझ सके, मेरे सपनों को उड़ान दे सके, कदम से कदम मिलाकर चल सके। मैं भी तो पति और बच्चों से उपेक्षित कुछ करने के लिए यहाँ आई थी। जिस साथी की तलाश थी, वो अक्षत के रूप में भगवान ने मुझे दे दिया था। अब दोनों ने भगवान के सामने एक दूसरे का साथ निभाने का वादा किया। हर मुश्किल समय में मैं उनके साथ और वो मेरे साथ खड़े होते। एक दूसरे की खुशी में खुश होना और दुख में दुखी होना, सोते जागते हर समय बस काम ही काम। एक मिनट के लिए भी फ्री ना होते। हम दोनों मिलकर फ्यूचर की प्लानिंग करते, बुढ़ापा कैसे गुजरेगा, समाज के लिए कुछ ऐसा करें कि हमारे जैसे माँ बाप को रोना ना पड़े। अक्षत को पाकर मेरे जीवन का खालीपन भर गया। आज हम दोनों एक अच्छे दोस्त हैं और एक अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। दोस्तों, हमारी इस सच्ची कहानी से आपने भी कुछ सीखा है या आपको कोई प्रेरणा मिली है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए।